जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.4 यानी अध्ययन करेंगे। लेकिन थ्योरम 6.3 का जो है हम जो पढ़े हैं उस थ्योरम का नाम दिए थे ए समरूपता नियम। और ए समरूपता नियम से कुछ उत्पत्ति होता है जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे, तो उसका पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, यानी कि 6.3 का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन जो है इस वीडियो में हम 6.4 को देखेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं थ्योरम 6.4। तो चलिए देखते हैं। पहले थ्योरम 6.3 का जो बोले जैसा कि उसका कुछ उत्पत्ति है उसको हम समझते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे 6.4। तो 6.3 जो थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम का नाम था, हम थ्योरम का नाम दिए थे ए समरूपता नियम। समरूपता नियम ये नाम दिए थे हम 6.3 थ्योरम का इसका। अब इस पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसका वजह है इस थ्योरम का उपयोग ज़्यादातर होगा। अभी जो हम इससे निकालेंगे निष्कर्ष इसका यानी बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए चर्चा करना ज़रूरी होता है। तो क्या चर्चा करना है, इसी थ्योरम से 6.3 थ्योरम से एक उत्पत्ति होता है ए उप प्रमेय इसको कह सकते हैं, चूँकि प्रमेय का ही एक उसी से निकला हुआ रूप है तो उप प्रमेय इसको ले सकते हैं, या फिर ए समरूपता नियम कह सकते हैं इसको, समरूपता नियम। तो इसको हम प्रूव्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही समझ लो, चूँकि लॉजिक है, ये कोई ख़ास बात रही नहीं है। अगर मान लेते दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये है दूसरा ये है, इसका नाम अगर ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर अगर दें, तो ए समरूपता नियम ये कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए, कोई भी दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब ये चीज़ कैसे होगा तो हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये जो है एंगल ए इसके बराबर है और ये वाला एंगल बी जो है इसके बराबर है। सी और आर के बारे में हमको पता नहीं है, ये बराबर है, बस दो एंगल आपको बराबर है, इतना बस मानना है। अब ये दो एंगल जो बराबर दिया है इसके मदद से हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो जिसके कारण जो है हम बार बार तब इसका उपयोग कर सकते हैं अगर ये चीज़ समझ लेंगे तो चलिए समझते हैं। ये जो पढ़े हैं ए समरूपता नियम अर्थात 6.3, इसी का प्रयोग करेंगे इसको समरूप करने में। अब यहाँ सवाल है भाई, तीनों कोण बराबर होना चाहिए संगत। अभी आपको दिया है दो ही कोण बराबर, तो एक ही कोण तो बचा है, अगर उसको बराबर कर दो तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा और तीनों कोण जैसे बराबर होगा उसको हम कहेंगे समरूप। तो तीनों कोण आराम से बराबर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कोई भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो इसमें कोई झंझट है ही नहीं। उदाहरण लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक बराबर पी है, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, इसमें शक नहीं होना चाहिए। ये मान लेते हैं हम 70 डिग्री है, तो नियम के अनुसार दो कोण हम बराबर कह रहे हैं तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। अब देखिए दो कोण बराबर है, अगर हम तीसरा कोण भी बराबर कर दें तो ये थ्योरम पढ़वे किए तो इसके मदद से समरूप कह सकते हैं। तो तीसरा कोण बराबर होगा, कैसे होगा, त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है तो अगर हम तीसरा कोण निकालने जाएं तो क्या होगा, सोचो 180 डिग्री में घटाना पड़ जाएगा ये दोनों को, तो 7 5 12 120 डिग्री घटाना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 60 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह इधर भी कर लेते हैं,
तीनों कोण मिल के 180 डिग्री, इसमें अगर ये दोनों कोण को घटा दें तो तेसर निकल जाएगा। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 120 डिग्री, इसको भी घटा देंगे तो कितना होगा 60 डिग्री। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोण 60 और ये कोण भी 60। अब देखिए तीनों का तीनों कोण हो गया बराबर, यानी ए का बराबर हो गया P और B का बराबर हो गया Q और C का बराबर हो गया R। जब तीनों कोण बराबर हो तो ये थ्योरम कहता है कि अगर दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ से तब तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR का। कौन नियम से? तो इस यानी ए समरूपता नियम से होगा। तो जब हम समरूप दिखा चुके हैं तब तो सोचो कहीं भी अगर हमको केवल दो कोण बराबर नज़र आ जाए दो त्रिभुज में तो सीधे कह देंगे दोनों समरूप है, तीसरा कोण दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर होता ही है। तो यही बस चर्चा करना था इसमें। अब हम मेन जो देखेंगे वो देखेंगे थ्योरम 6.4। तो 6.4 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थ्योरम को। तो थ्योरम 6.4 स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम का जो नाम है उसका नाम है आपको SSS समरूपता नियम, और 6.3 का जो नाम है वो है AAA समरूपता नियम, और उसी से एक निष्कर्ष निकाले AA समरूपता नियम। तो इतना चीज़ हम तो पहले देख चुके, अब इसको देखना है। तो क्या मतलब है SSS समरूपता नियम? तो S का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। कहने का मतलब ये हुआ कि दो त्रिभुज अगर उसका तीनों भुजा समानुपाती होगा, जैसा कि ये लिखे हैं, अगर तीनों भुजा समानुपाती होगा तो निश्चित रूप से वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन शुरू का कंडीशन याद कीजिए, त्रिभुज के समरूप के लिए कंडीशन क्या था कि भुजा समानुपाती होना चाहिए और संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो एक कंडीशन आपको यहाँ दिया है तो इसका यूज कर लेंगे, दूसरा कंडीशन हमको निकालना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन वही कि संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण वो मेरा काम है, बाकी ये दिया है ये उसका काम है, तो दोनों का अपना अपना काम है, तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा। जब हम ये दिखा देंगे कि इसका संगत कोण बराबर हो जाए तो तब तो हम क्लियर कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो बेसिकली हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है किसके, DEF के। तो इसको समरूप करने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं, क्या करना है। तो देखो मेरा काम है आप लोगों को सोचना मेरा काम है, सोचवाना ही मेरा काम है। तो कैसे सोचवाते हैं देखते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो हमको किसी भी तरह से ये प्रूव करना तीनों कोण बराबर, तो इसके लिए रचना की है। याद कीजिए 6.3 में सेम रचना किए थे, बस प्रूव करने का तरीका अलग होगा। क्यों? वहाँ ये चीज़ दिया था इसलिए उसको कहे थे AAA समरूपता नियम, और ये हम सिद्ध किए थे। अब की बार ये दिया है और ये सिद्ध करना है, लेकिन रचना सेम है, फिगर सेम है, आप देख सकते हैं रचना सेम मिलेगा। ठीक है, तो रचना हम क्या किए कि AB जितना बड़ा है उतने बड़ा हम DP काट लिए इस भुजा पर, और AC जितना बड़ा है उतने बड़ा DQ काट लिए इस भुजा पर। उसके बाद फिर ये P और Q को मिला दिए। तो याद कीजिए वहाँ हम बोले थे कि 3 कंडीशन बनता है, लेकिन प्रूव्ड करेंगे कोई एक कंडीशन। यहाँ भी 3 कंडीशन बन सकता है, बिल्कुल। कैसे? तो ऐसा हो सकता है कि जितना बड़ा इसका AB भुजा है उतनी बड़ा इसका DE हो जाए, एक कंडीशन ये हो, ये तो कोई क्लियर नहीं है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये AB जो है DE से छोटा होगा, जो कि अभी लिए हम छोटा है तब तो इसके बराबर यहाँ काटे हैं, इसका मतलब ये बड़ा है। तीसरा कंडीशन बन सकता है कि AB बड़ा हो जाएगा और DE हो जाएगा छोटा। तो 3 कंडीशन बनता है 6.3 और 6.4 वाला में। फिर आगे हम देखेंगे क्या होगा उसमें।
लेकिन उसमें से कोई एक कंडीशन अभी हम प्रूव्ड करेंगे ये वाला, और एग्ज़ाम में भी आपको एक ही कंडीशन प्रूव्ड करना है, कोई ज़रूरी नहीं है तीनों स्थिति को बार बार दिखाना, बहुत लंबा हो जाएगा, नंबर आपको 5 ही तो मिलेगा, बस एक कंडीशन को प्रूव्ड कर दीजिए, हो गया। तो अब सवाल ये है कि इसको कैसे करें, ये जो रचना किए हैं रचना के मदद से हम प्रूव्ड करेंगे, कोशिश करेंगे तीनों कोण बराबर हो, तो करते हैं तीनों कोण बराबर। तो यहाँ जो दिया है पहले इसको लेते हैं और इसके मदद से फिर यहाँ आते हैं। दिया है, क्या दिया आपको, ये देखिए ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ और बराबर है ए सी बटे डी एफ। इसको फिलहाल हम समीकरण 1 मान लेते हैं जो दिया है क्वेश्चन में, थ्योरम में। अब इसमें से हमको जो ज़रूरी है पहले वो लेते हैं। देखिए ए बी के बराबर काटे हैं डी पी और ए सी के बराबर काटे हैं डी क्यू, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे, इधर वाला साइड लेंगे और इधर वाला साइड लेंगे। तो इधर वाला साइड आपका ए बी बटे डी है और इधर वाला साइड आपका ए सी बटे डी एफ है, तो ये दोनों लेते हैं। तो इस समीकरण से जो है समीकरण 1 से हम ये दोनों ले लेते हैं जो ज़रूरत है तीनों बराबर, लेकिन जो ज़रूरी है वो लेंगे। तो ए बी बटे डी ई बराबर ले लेते हैं ए सी बटे हो जाएगा डी एफ, ये ले लेते हैं। अब रचना को देखो, रचना को भी नहीं भूलना है भाई, रचना से ही काम चलता है। तो यहाँ जो है ए बी बराबर क्या काटे हैं डी पी, उसके बाद ए सी बराबर क्या काटे हैं डी क्यू। तब तो इस ए बी की जगह हम ले लेते हैं डी पी और इस ए सी की जगह ले लेते हैं डी क्यू। तो यहाँ से अगर आप पुट करें तो इसके जगह हो जाएगा ए बी का स्थान पर डी पी, ये डी पी बटे में हो गया डी ई बराबर इधर हो गया आपका ये ए सी की जगह हो गया डी क्यू बटे हो गया डी एफ। इस चीज़ को कोष्ठ में दिखा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना, रचना से काम चल जाएगा। तो क्या दिखाना है कि हमको ये दिखाना है कि ए बी बराबर है डी पी तथा ए सी बराबर है डी क्यू, ये दिखाना है। तो ये रचना से आया है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इस त्रिभुज में ध्यान देना है, क्या आया है ये डी पी बटे आया है डी ई और डी क्यू बटे आया है डी एफ। अगर थेल्स प्रमेय याद हो तो ये समझ में आ जाएगा। थेल्स प्रमेय है डी पी बटे पी ई, डी क्यू बटे क्यू एफ, ऐसा थेल्स प्रमेय प्रूव किए थे। और थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या था, विलोम में था डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों हो जाएगा समांतर, लेकिन अभी वैसा नहीं आया है। डी पी अब बटे आया है डी ई, ऐसा आया है, जबकि आना चाहिए डी पी बटे पी ई आना चाहिए, आया है डी पी अब बटे डी ई आया है, तो अंतर है। हमको वैसा बनाना पड़ेगा, तब हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, नहीं तो उसके निष्कर्ष लिख सकते हैं, आ जाता है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस किए हैं कि ये इसको जो है ना आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, तो लाना पड़ेगा उसको। तो इसमें जो है 12 कोण है, 12 है डी ई, ये डी ई है और ये इधर 12 है डी एफ। तो हम क्या करेंगे कि इतना बटे इतना लाने के लिए बड़ा वाला को पहले ऊपर कर लेते हैं। और याद कीजिए एक जगह थेल्स प्रमेय प्रूव करने में एक जोड़े थे, अब की बार एक घटा देंगे छोटा लाने के लिए, वहाँ छोटा को बड़ा लाए थे तो किए थे। तो यहाँ हम पहले इसको उल्टा देते हैं, तो उल्टा देंगे तो डी ई हो जाएगा ऊपर और डी पी हो जाएगा नीचे, फिर बराबर उसी तरह डी एफ हो जाएगा ऊपर और डी क्यू हो जाएगा नीचे, क्योंकि उल्टाएंगे तो दोनों तरफ उल्टेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, एक दोनों तरफ घटा देते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो डी ई बटे डी पी माइनस कर देते हैं एक, इधर भी कर देते हैं डी एफ बटे कर देते हैं डी क्यू और माइनस कर देते एक। कोष्ठ में लिख भी सकते हैं आप कि दोनों तरफ एक
घटाने पर, लिख के दिखा भी सकते हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर। तो ये हम दोनों तरफ एक घटा दिए। अब घटाने पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो देखो क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ डीपी होगा, ये डीपी एलसीएम, तो डीपी को एक बार पढ़ेंगे तो ये यही रहेगा डीई, माइनस एक को पढ़ेगा डीपी बार तो यहाँ डीपी होगा, बराबर उसी तरह यहाँ डी क्यू, तो यहाँ हो जाएगा डी एफ माइनस होगा डी क्यू ये। अब इसके बाद आगे इसको घटा के लिखेंगे, तो घटा के लिखने पर हम जो चाह रहे हैं वो थेल्स प्रमेय के विलोम वाला यूज करने के लिए वो आ जाएगा। तो आप इतना उतारिए, चूँकि जगह बहुत कम है तो मैनेज करना पड़ता है, उतारो। तो अब इसको जो है माइनस करके देखते हैं क्या होता है। डीई में डीपी को घटा दो, डीई में डीपी को अगर घटा दें तो बच जाएगा पीई, तो यही पीई का तलाश था। तो लिखते हैं इसको, तो ये हो गया पीई बटे हो गया आपका डीपी। आगे इधर देखें, डीएफ में इस डी क्यू को घटा दें तो बच जाएगा क्यू एफ, तो इधर बच गया आपका क्यू एफ और बटे में है आपका डी क्यू। लेकिन सोचो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। तो यहाँ देखो उल्टे हो गया, पी ई चल गया ऊपर, तो भाई फिर इसको हम पलटा देंगे, छोड़ना थोड़े है। तो देखो इसको फिर पलटा देते हैं, तो डी पी को कर देते ऊपर और पी ई को कर देते हैं नीचे, और डी क्यू को कर देते हैं ऊपर और क्यू एफ को कर देते हैं नीचे। अब हम जो चार हैं वो आ गया है, यानी कि डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, और ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम में है। अगर ये ऐसा होता है तब तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर होगा, ये दोनों समांतर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है ये समांतर हो जाएगा ई एफ के। ये कहाँ से, तो कोष्ठ में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये हो गया। अब जैसे ही ये समांतर हुआ तो याद कीजिए 6.3 जब हम बता रहे थे तो इसका उपयोग हम वहाँ भी किए थे कि ये दोनों जब समांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जिसको संगत कोण बोले थे। उसी तरह ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कोण P बराबर हो जाएगा कोण E, कोण P बराबर हो जाएगा कोण E, तथा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F। चाहे तो लिख सकते हैं ये कैसा कोण है, संगत कोण है, ये संगत कोण है। तो देखो यहाँ से जो आया है क्या आया है, P बराबर आया है E और Q बराबर आया है F। अभी जस्ट अब बताए हम इससे शुरू में कि अगर दो गो कोण भी बराबर हो ना तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, जस्ट बताए इससे पहले शुरू में। तो अब देखो तब हम जो है ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला यानी डी पी क्यू की बात कर रहे हैं और डी ई एफ की बात करेंगे। तो जब छोटा वाला और बड़का में बात करें तो ये कोण बराबर इसके है और ये कोण बराबर इसके है, तो दो कोण बराबर हो गया है। और जैसे ही दो कोण बराबर हुआ तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो करते हैं, तो यहाँ से तब तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, डी पी क्यू, और ये आपका समरूप हो गया त्रिभुज किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई
एफ के, और ये जो है कौन नियम से हुआ, तो ए समरूपता नियम से, इससे हो गया आपका समरूप। अब जैसे ये दोनों समरूप हुआ तब तो भुजा समानुपाती होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो यहाँ से तब हम कह सकते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज का भुजा बड़ा वाला त्रिभुज का संगत भुजा के समानुपाती होगा, अर्थात DP बटे हो जाएगा DE और DQ बटे हो जाएगा DF। अब कहिएगा ये तो पहले भी आया था, तो फिर तो फ़ायदा क्या हुआ? अरे फ़ायदा के लिए ही तो किए, नहीं तो इतना थोड़े करते। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि PQ बटे आ गया EF, ये पहले नहीं था, इसी के चक्कर में घूम रहे थे अभी तक। तो भाई पहुंच गए यहाँ, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि DP बटे हो गया DE बराबर PQ बटे हो गया EF, PQ बटे हो गया EF बराबर हो गया DQ और बटे हो गया DF। चाहे तो इसको समीकरण मान सकता है, बाद में यूज आएगा, नहीं तो यहाँ से हमको जो ज़रूरी है केवल वो निकालेंगे। तो देखो क्या ज़रूरी है, फ़ायदा क्या हुआ, ये बीच वाला नया है, बाकी ये दोनों तो पहले भी आया था। तो देखो इसी से हम उपयोग करेंगे। अब इसको अब प्लस समीकरण 1 जो माने थे इसको अब देखना है ध्यान से, लेकिन अभी भी कुछ चेंज पहले कर देते हैं। ये जो DP देख रहे हैं, इस DP की जगह लिख देते AB और उसी तरह DQ की जगह लिख देते हैं AC। ये कहाँ से? तो रचना से। तो करते हैं, तो ये DP की जगह लिख देते AB बटे DE बराबर, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो नया है, PQ बटे EF और ये DQ की जगह लिख सकते हैं AC बटे में DF। अब चाहें तो इसको समीकरण 2 मान सकता है, तो मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, तो समीकरण 1 तो लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिटा दिए हैं। तो इसी को समीकरण हम 1 माने थे, इससे तुलना कीजिए। AB बटे DE ये तो मिल गया, उसके बाद AC बटे DF ये भी मिल गया। तो बच रहा है कौन? ये बीच वाला। तो अगर इसका कहना है कि तीनों बराबर है, तो अगर इसके बराबर ये बीच वाला है, तो इसका मतलब बीच वाला भी इसके बराबर होगा, क्योंकि सब के सब बराबर है। ऐसे समझो एग्जाम्पल से, मान लेते ये कट के 1/5 हुआ, तो ये भी 1/5, तो इसका मतलब ये भी 1/5। तो जब 1/5 है तो ये भी 1/5, ये भी 1/5, तब तो ये भी तो 1/5 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ये बीच वाला दोनों क्या होगा? बराबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से जो है हम कह सकते हैं BC, पहले BC ले लेते हैं, BC बटे EF बराबर हो जाएगा PQ बटे EF, ये होगा। अब यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकला, ये जो EF कट जाएगा, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो है ये EF कट गया, तो बचा क्या? बच गया BC बराबर PQ, ये निकला। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा, तब तो यहाँ तक किए हैं। अब सोचो, रचना से पता है AB बराबर DP, AC बराबर DQ और अभी आ गया है BC बराबर PQ। अगर ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज की बात करें तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, मतलब तीनों संगत भुजा एक दूसरे के बराबर है।
तो कोई भी त्रिभुज में अगर तीनों संगत भुजा एक दूसरे के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। समरूप नहीं कह रहे हैं, सर्वांग सम मतलब हू बहु बराबर। अगर इसको उठा के इस पर रख दे तो बिल्कुल इसको ढक लेगा। तो जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया तो सब कुछ बराबर, कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर, तब तो हम कह सकते हैं एक बराबर होगा डी। एगो तो ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा बी के बराबर कह सकते हैं पी, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। तो जब बी के बराबर पी कहेंगे तो पहले आया है पी बराबर ई, तो सीधा कह देंगे बी बराबर ई, तो दूसरा हो गया। तीसरा सी बराबर क्यू कह सकते हैं और पहले आया है क्यू बराबर एफ, तब तो हम कह सकते हैं कि सी बराबर है एफ। तो तीनों कोण हो गया बराबर। तो भुजा समानुपाती है ये है, कोण तीनों बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो एक स्टेप और चलते हैं, तो आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसा कि अभी तुरंत समझाए हैं, जो चीज़ बोले वही फटाफट हमको लिख डालना है। तो देखिए यहाँ से जो निकला है ये, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किस में, त्रिभुज जो है। अब हम चल लेते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये DPQ छोटा वाला DPQ, इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो पहले से आपको पता है कि AB के बराबर है DP। AB के बराबर है DP। ये कहाँ से आया, तो ये आपका आया है रचना से आया है। उसके बाद बोले AC के बराबर है DQ। AC के बराबर है DQ, ये भी कहाँ से आया, तो रचना से आया है। इसलिए तो बोले थे रचना को नहीं भूलना है कभी। उसके बाद तीसरा यहाँ BC बराबर PQ, BC बराबर PQ, ये कहाँ से आया, तो ये कह सकते हैं सिद्ध हुआ। और नहीं तो अगर इसको समीकरण मान ले 3 तो लिख देंगे समीकरण 3 से। तो हम सीधा लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये चीज़ सिद्ध किए हैं BC बराबर PQ। अब ज़रा देखें यहाँ AB के बराबर DP है, AC के बराबर DQ है, BC के बराबर PQ है। तीनों भुजा बराबर है, और जिस दो त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज यानी ABC सर्वांग सम कह रहे हैं, समरूप नहीं, सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ। कौन नियम से हुआ, तो तीनों भुजा है तो S S S और सर्वांग समता नियम होता है। तो सीधा हम नियम लिख देते हैं, नियम से कैसे पता चलेगा, तो ये सिंबल से पता चलेगा सर्वांग सम किए हैं। सर्वांग सम का मतलब बोले हू बहु बराबर। तब तो हम क्लियर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का कोण A बराबर होगा D के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के। उसके बाद जो है कोण B बराबर होगा P के। तो कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण P के। लेकिन ये P की जगह फिर हम चेंज कर देते हैं, तो कोण इसी जगह लिख देते हैं। कोण B बराबर हो जाएगा P की जगह लिख देते हैं E। क्यों, इससे पहले अब हम सिद्ध किए हैं कि P बराबर होता है E, तो इसके जगह P की जगह लिख देते हैं E। ये आया कहाँ से, तो पहले हम सिद्ध किए हैं कि कोण P जो है ये बराबर है किसके, E के। ये पहले हम सिद्ध किए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोण C बराबर Q, कोण C बराबर कोण Q। फिर उसी तरह कोण C को हम बदल देते हैं, कोण C को Q को बदल देते हैं F में। तो इसके जगह लिख देते हैं कोण F। ये उसी तरह जो है पहले हम किए हैं Q बराबर कोण F। अब आप देख सकते हैं छोटा ये त्रिभुज और ये DEF, ये दोनों त्रिभुज में जो है संगत कोण बराबर हो चुका है। एक बराबर D आया, एक बराबर D, B के बराबर E, B के बराबर E और C के बराबर F, C के बराबर F। तीनों कोण बराबर है।
और तीनों कोण अगर बराबर है तो थ्योरम 6.3 से हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज जो है वर्का के क्या है, समरूप है। तब तो यहाँ से हम क्लियर कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और यही करना था प्रूव्ड, यही करना था प्रूव्ड। ये कौन नियम से हुआ, तो AA समरूपता नियम से, या फिर सीधा लिख सकते हैं थ्योरम 6.3 से। तो इस तरह से है जो थ्योरम 6.4 कंप्लीट होता है, और थ्योरम 6.4 तक ही इस वीडियो में रखेंगे। इसके बाद जो है फिर थ्योरम 6.5 देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।